हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज हमारा टॉपिक है प्रपोजल, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन इस क्लास में केवल हम प्रपोजल ऑफ़र को कवर करेंगे। एक्सेप्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल? प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव। हिंदी में प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। So when one person signify to another his willingness to do or to do abstain from doing anything, जब कोई व्यक्ति दूसरे के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त करता है किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करता है with a view to obtaining the assent of that others to such act or abstinence, इस उद्देश्य से कि जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी सहमति उसे दे उस काम को करने के लिए या ना करने के लिए, ही इज़ सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक प्रस्ताव रख रहा है। ठीक है, तो प्रस्ताव रखना क्या होता है? प्रपोजल क्या होता है कि जब हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं कि हमें ये, हमारा मन ये कर रहा है, हम ये चाहते हैं, क्या आप ये करना चाहोगे? तो ये क्या हो गया? प्रपोजल हो गया, प्रस्ताव हो गया। तो दैट इज़ प्रपोजल। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये दी गई है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बोलें तो ऑफ़र इज़ अ प्रपोजल बाय वन पार्टी टू एंटर इनटू अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट विद हिम। ऑफ़र क्या होता है? एक प्रपोजल होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने रखती है जिससे कि वो दोनों पार्टी मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। और वो एग्रीमेंट कैसा होता है? लीगली बाइंडिंग, यानी कि दोनों पर कानूनी दायित्व बन जाता है कि अगर वो उन दोनों में से कोई भी पार्टी उस एग्रीमेंट करने के बाद फुलफ़िल नहीं करते तो वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं, मतलब कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। अ प्रपोजल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ विल और इंटेंशन। प्रपोजल क्या होता है? अपनी इच्छा को व्यक्त करना या अपनी इंटेंशन कि हम क्या चाहते हैं वो व्यक्त करना। सो फॉर एग्जाम्पल, आर टेल्स पी, आई एम विलिंग टू सेल माई मशीन फॉर 9,000 रुपीज़, आर यू रेडी टू बाय? आर कहता है पी से कि मैं अपनी मशीन बेचना चाहता हूँ 9,000 रुपये में, क्या तुम खरीदोगे? तो इसमें क्या है, आर जो है अपना प्रपोजल मतलब अपना इच्छा व्यक्त कर रहा है कि वो अपनी मशीन बेचना चाहता है इतने रुपए में। अब पी के सामने वो बोल रहा है, अब वो पी से पूछ रहा है क्या तुम खरीदोगे? उसके सामने वो प्रस्ताव है ना कि पी के पास वो ऑप्शन है कि वो खरीद भी सकता है और नहीं भी खरीद सकता, तो होता है प्रपोजल। नेक्स्ट इज की पॉइंट्स फीचर्स ऑफ प्रपोजल या ऑफर। प्रपोजल ऑफर के की पॉइंट्स या फीचर्स क्या हैं? द ब्रिटिश रेफर टू इट एज ऑफर बट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज़ टर्म्ड एज प्रपोजल। जो ब्रिटिश पीपल हैं वो प्रपोजल को ऑफर बोलते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम इसे प्रपोजल बोलते हैं। तो दोनों ही सिनोनियम्स हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑफर की जगह हम प्रपोजल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रपोजल की जगह ऑफर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज नेमली प्रॉमिसर ऑफरर एंड प्रॉमिसी ऑफरी। इसके लिए प्रपोजल के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। एक पार्टी का नेम होता है प्रॉमिसर ऑफरर, एक पार्टी होती है प्रॉमिसी ऑफरी। यानी कि एक पार्टी मतलब अगर एक अकेला बंदा अपने आप के सामने तो प्रस्ताव नहीं रखेगा, तो इसके लिए मतलब दो पार्टीज़ होती ही हैं और होनी ज़रूरी हैं वह। ठीक है, प्रॉमिसर ऑफरर एंड प्रॉमिसी ऑफरी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2C में दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल ऑफर इज कॉल्ड एन ऑफरर प्रॉमिसर। जो व्यक्ति प्रपोजल या ऑफ़र को रखता है, जो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, जो प्रस्ताव रख रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रॉमिसर या ऑफरर। द पर्सन टू हुम ऑफर प्रपोजल इज़ मेड इज़ कॉल्ड द प्रॉमिसी ऑफरी। जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा गया है, जिसको ऑप्शन दिया गया है, उस व्यक्ति को बोलते हैं प्रॉमिसी या ऑफरी। ठीक है, तो एक व्यक्ति ऑफ़र रखता है, प्रपोजल रखता है दूसरे व्यक्ति के सामने, तो जो व्यक्ति रख रहा है वो प्रॉमिसर है और जिसके सामने रख रहा है वो प्रॉमिसी या ऑफरी होता है। तो एक प्रपोजल के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, एक रखेगा और एक के सामने ऑप्शन रहेगा कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। नेक्स्ट इज़ चॉइस टू डू और नॉट टू डू एब्सटेंट। इसमें चॉइस क्या होती है कि वो ऑप्शन देता है कि वो उसे काम को करने के लिए, क्या तुम मेरी मशीन खरीदोगे, या वो ऐसा प्रस्ताव रखता है कि तुम ये काम मत करना, क्या तुम ये काम नहीं करोगे, क्या तुम वहाँ पर, जैसे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कहता है कि तुम, उसके सामने प्रपोजल रखता है कि तुम क्या दूसरे राज्य में अपना माल नहीं बेचोगे, मतलब उसे किसी काम करने से रोक रहा है, उसके सामने प्रस्ताव रख रहा है कि तुम वो काम मत करो। अब वो उसके ऊपर ऑप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो ये हो गया चॉइस टू डू और नॉट टू डू एब्सटेंट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल। प्रपोजल का उद्देश्य क्या है? प्रपोजल का उद्देश्य इंटेंशन टू मेक एन ऑफर है या इनविटेशन टू मेक एन ऑफर है। मतलब कि पहला है इंटेंशन टू मेक एन ऑफर, कि जो प्रपोजल रख रहा है उसका
वो इंटेंशन मतलब वो इस उद्देश्य से रख रहा है कि वो ऑफ़र कर रहा है कि क्या तुम मेरी मशीन खरीदोगे। वो सीधे डायरेक्टली अपना ऑफ़र रख रहा है, अपना प्रस्ताव रख रहा है कि क्या तुम मेरी मशीन खरीदोगे। उसकी जो इंटेंशन है, उसकी जो माइंडसेट जो है वो डायरेक्ट क्लियर है कि वो अपना ऑफ़र रख रहा है। सेकंड है इन्विटेशन टू मेक एन ऑफ़र। इन्विटेशन की वो मतलब वो को इन्वाइट कर रहा है कि वो उसके सामने ऑफ़र रखे। अब जैसे कि लिखा होता है दुकानों के बाहर कि यह प्लॉट बिकाऊ है, यह दुकान बिकाऊ है। तो ये क्या है, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। ये इनविटेशन है कि अब जो लोग हैं वो उनसे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी होता है। तो जो लोग कांटेक्ट करेंगे वो अपना ऑफ़र रखेंगे उनके सामने कि मैं ये दुकान ख़रीदना चाहता हूँ, या मैं ये दुकान किराए पर लेना चाहता हूँ, या जो भी है। तो ये क्या है, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। उन्होंने लिख दिया यह दुकान बिकाऊ है, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो प्रस्ताव क्या है कि वो किस उद्देश्य से कि वो इनवाइट कर रहे हैं, ऑफ़र को इनवाइट कर रहे हैं लोगों से। तो ये दो तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि एक तो आप सीधे डायरेक्टली ऑफ़र रख रहे हो किसी के सामने कि ये खरीद लो। जैसे कि अब हम किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पर जो डिस्प्ले में चीज़ें रखी होती हैं, तो वो हमारे सामने डायरेक्टली ऑफ़र है कि हम इनमें से कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो वो दुकानदार की तरफ से हमारे लिए ऑफ़र है, इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र। लेकिन जैसे कि यह दुकान बिकाऊ है, या फिर कोई हमारी अनाउंसमेंट होती है कि वहाँ पर बोली लगेगी। तो बोली लगेगी तो वहाँ पर लोग बोली के लिए इनवाइट कर रहे हैं ना कि आप बोली लगाने के लिए आओ और वहाँ पर चीज़ों की बोली लगाओ। तो वो इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीगल रूल्स फॉर अ प्रपोजल ऑफ़र। प्रपोजल ऑफ़र के लिए लीगल रूल्स क्या हैं कि प्रपोजल जो है या ऑफ़र जो है वो वैलिड कब माना जाएगा कानून के नज़रिए में। तो उसके लिए कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं अगर आ जाए क्वेश्चन। एलिमेंट्स फॉर अ प्रपोजल ऑफ़र टू बी वैलिड, कि प्रपोजल ऑफ़र को वैलिड होने के लिए उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यही पॉइंट्स इसमें हम लिखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑफ़र मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। पहला है कि जो ऑफ़र है वो कैसा होना चाहिए कि ऑफ़र इस तरीके का हो कि दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। कि अगर दोनों जो पार्टीज़ हैं, अगर उनमें से कोई भी पार्टी अपना जो प्रॉमिस है वो कंप्लीट नहीं करती, तो दूसरी पार्टी कोर्ट की हेल्प्स ले सके। तो इस तरीके का उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए ऑफ़र की वजह से। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनविटेशन फॉर डिनर। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को इनवाइट करता है डिनर के लिए। अब अगर वो डिनर पे नहीं आता, तो हम वो फ्रेंड जो है कोर्ट में जाके केस तो नहीं कर सकता कि वो डिनर पे नहीं आया। तो ये आपका कोई ऑफ़र वैलिड ऑफ़र नहीं होगा। या आप मूवी के लिए किसी को ऑफ़र कर रहे हो कि कल मूवी देखने चलते हैं, और वो नहीं आता, तो आप कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते। तो ये कोई भी आपका वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाता, कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल दायरे के अंदर नहीं आता है। ठीक है। ये आपके जस्ट सोशल फ्रेंडली ऑफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑफ़र मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वैग्यू। जो ऑफ़र है वो कैसा होना चाहिए, सर्टेन मतलब निश्चित होना चाहिए कि आप ऑफ़र किसका कर रहे हो, वो दूसरे वाले को समझ में आए कि आप क्या चीज़ का प्रस्ताव रख रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ए हैज़ 3 कार्स एंड ऑफर टू सेल अ कार टू वाई बट नॉट इंडिकेट विच वन, हैंस इट इज़ नॉट क्लियर। ए के पास 3 कार हैं। अब वो वाई के सामने ऑफ़र रखता है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे। अब उसके पास 3 कार हैं, तीनों कार में से अब वो ये नहीं बता रहा कि वो कौन सी कार खरीदना चाहता है, बस उसने ये बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। अब वाई को क्लियर नहीं है कि वो कौन सी कार बेच रहा है। अब वाई हाँ कर दे, वो किसी और कार को सोच के हाँ कर रहा है कि ये वाली बेच रहा होगा, पर ए शायद दूसरी बेच रहा हो, तो ये क्लियर नहीं होगा। तो ये वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफ़र का जो सब्जेक्ट है, यानी कि जिस चीज़ का वो ऑफ़र रख रहा है, जो मेन थिंग है, वो क्लियर नहीं है, वो सर्टेन या डेफिनेट नहीं है। वैग्यू का मतलब अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, नॉन क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑफ़र मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड। ऑफ़र जो है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होना चाहिए। मतलब कि ऑफ़र जो है वो एक्सप्रेस या दूसरे व्यक्ति के सामने, दूसरी पार्टी के सामने वो व्यक्त होना चाहिए कि हाँ ये ऑफ़र है। तभी दूसरा व्यक्ति अपनी हाँ या ना उस पर रिस्पॉन्स करेगा। जब तक ऑफ़र उसके सामने आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा, तो वो कैसे अपना रिस्पॉन्स देगा। तो एक्सप्रेस्ड का मतलब है ऑरल या रिटन, बोलकर या लिखकर अपनी ऑफ़र को करना। कि मैं बोल दूँ कि मैं अपनी घड़ी बेचना चाहती हूँ, तो क्या आप खरीदोगे, ये हो गया ऑरल एक्सप्रेस। रिटन कि मैं लिखकर कि आपके सामने ऑफ़र रख रही हूँ कि क्या आप मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या आप मेरी ज़मीन खरीदना चाहते हो, तो मैं लिखकर मैं आपको चिट्ठी के ज़रिए मैं आपको भेज रही हूँ ये प्रस्ताव। तो ये हो गया रिटन एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब कि अपने एक्शंस के द्वारा आप ऑफ़र रख रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो ना ही लिख रहे हो, बट आपके जो एक्शन है, जो आपका बिहेवियर है, उससे आपका ऑफ़र
व्यक्त हो रहा है, उससे आप ऑफ़र कर पा रहे हो। जैसे कि अब बस में बोट खड़ी रहती हैं, नाव रहती हैं। अब नाव जो खड़ी रहती है वो हमें जाने के लिए ही होती है कि इस पार नाव नदी के इस पार से दूसरी पार ले जाने के लिए तो होता है इम्प्लाइड पर होता है कि जहाँ पर वो बोलकर या लिखकर हमें नहीं ऑफ़र कर रहे, हमारे उनके जो एक्शन हैं उससे ही हमें ऑफ़र हो रहा है। इज़ द ऑफ़र शुड बी अ रिक्वेस्ट नॉट अ ऑर्डर। जो ऑफ़र है वो रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ना कि एक ऑर्डर होना चाहिए। अब आप ऑफ़र जिसके सामने रखोगे वो एक विनती होगी कि आप उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप ये काम करोगे, ना कि आप उसे आदेश नहीं दे सकते कि तुम्हें ये काम करना है, तो वो ऑफ़र नहीं माना जाएगा। अब जैसे आपने कहा कि मैं अपनी वॉच बेचना चाहती हूँ, तो ये मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं उसको ऑर्डर नहीं दे रही कि मैं ये बेचना चाहती हूँ तो तुम खरीद ही लो। वो उसके ऊपर चॉइस है, ऑप्शन है कि वो उसे खरीदे या ना खरीदे। मैं जस्ट अपनी रिक्वेस्ट रख रही हूँ, तो ऑफ़र जो है वो रिक्वेस्ट होता है, ना कि ऑर्डर। नेक्स्ट इज़ द ऑफ़र शुड बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। जो आप प्रस्ताव रखोगे वो कैसा होना चाहिए? पॉसिबल एक्ट के लिए, ऐसी चीज़ के लिए रखो जो काम पूरा हो सके। अब आपने कोई ऐसा काम के लिए बोल दिया कि क्या तुम तारे तोड़ लाओगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ऐसा काम जो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए आप ऑफ़र रख रहे हो कि तुम चाँद तारे तोड़ लाओ, मैं तुम्हें इतने रुपए दूँगा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूँगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे काम के लिए वो वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाएगा। तो जो पॉसिबल है उसी के लिए आप ऑफ़र दे सकते हो, तो वही वैलिड ऑफ़र होता है। नेक्स्ट इज़ द ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो ऑफ़र है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी तक ऑफ़र की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या ऑफ़र है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति, उसको रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाती है, गोल्ड की कोई चेन मिल जाती है और वो चेन उठाकर वो पुलिस में सबमिट कर देता है, पुलिस स्टेशन में। लेकिन जबकि उसे नहीं पता कि जिसकी वो चेन है उसने एडवर्टाइज़मेंट की हुई है कि जिसको ये चेन मिलेगी और जो मुझे पकड़ाएगा मैं उसको इनाम में कुछ रुपए दूँगा, ठीक है। अब उसको नहीं पता, जिसने वापस करी, कि उसने वो एडवर्टाइज़मेंट नहीं देखी और उसने जस्ट अपने मॉरल वैल्यूज़ और एक गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीज़न होने के कारण वो जो चेन है वो पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दी। अब ये ऑफ़र एक्सेप्ट उसने नहीं किया, मतलब उसको पता ही नहीं था। तो जिस व्यक्ति ने उस चेन को सबमिट किया है, पहुँचाया है मालिक तक, वो अब क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे तुम रिवॉर्ड दो, क्योंकि उसके पास तक ये ऑफ़र आया ही नहीं था। उसने बिना जाने ऑफ़र को वो काम किया अनजाने में। तो वो उसका अब उसके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता है। अब उसके पास ऑप्शन है, क्या कहते हैं, जिसने ये एडवर्टाइज़मेंट की थी, अगर उसका मन करेगा, अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो वो रिवॉर्ड देगा, अदरवाइज़ कोई भी उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट इज़ द ऑफ़र में बी जनरल और स्पेसिफिक। जो ऑफ़र है वो जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। ऑफ जनरल का मतलब कि जो प्रस्ताव रख रहा है वो किसी एक सबके लिए हो सकता है, कॉमन सभी लोगों के लिए हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है। अब जैसे हम दुकान में जाते हैं, वहाँ पर डिस्प्ले में चीज़ें लगी होती हैं, काफ़ी सारी जो शॉपकीपर है वो डिस्प्ले में चीज़ें लगा के रखता है, तो वो सबके लिए है। जो भी कस्टमर जाएगा दुकान में तो वो सबके लिए ऑफ़र है, कोई भी उसे खरीद सकता है ना। अब या फिर जो एडवर्टाइज़मेंट होती हैं, जो है ना टीवी में ऐड आती हैं कि ये चीज़ मार्केट में आ गई, इतने रुपए में है, अवेलेबल है, तो वो ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, आप ये खरीदो इतने रुपए में। तो वो किसी एक व्यक्ति को नहीं कर रहे, वो सभी के लिए कॉमन है, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक होता है वो होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, जिसके लिए ऑफ़र किया गया कि मैं ए ने बी से कहा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? ए ने बी से कहा, तो बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, बी को ही वो ऑफ़र कर रहा है, तो बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, वही खरीद सकता है। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन, कोई भी तीसरा व्यक्ति उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑफ़र केवल बी को किया गया है। ठीक है, तो ये होता है ऑफ़र में भी जनरल और स्पेसिफिक। जो ऑफ़र है वो जनरल सबके लिए कॉमन भी हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र या प्रपोजल, या फिर टाइप्स ऑफ ऑफ़र या प्रपोजल। प्रपोजल ऑफ़र के क्लासिफिकेशन या टाइप्स क्या है? तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑफ़र विच आर एज फॉलोज। 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र जैसे मैंने अभी बताया कि जो सबके लिए कॉमन होता है, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, सबके लिए ऑफ़र होता है। जैसे टीवी में एडवर्टीज़मेंट आती है कि ये सोप आ रहा है, ये सोप इस कंपनी का है, इतने प्राइस में, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं और ये अवेलेबल है, तो कोई भी इसे परचेज कर सकता है मार्केट में जाकर, तो ये सबके लिए वैलिड है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक स्पेशल ऑफ़र। ऑफ़र फॉर डेफिनेट पर्सन, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है, डेफिनेट पर्सन के लिए होता है, उसे केवल वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। थर्ड होता है क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र क्या होता है कि जब दो पार्टीज़
एक साथ ऑफ़र रख दें, वही सेम मतलब दोनों पार्टीज़ एक जैसा ही ऑफ़र रखें बिना दूसरे का ऑफ़र जाने। मतलब कि दोनों पार्टीज़ ऑफ़र रखते हैं, जैसे एक संग बोल देते हैं कि मैं तुम्हारी ये घड़ी खरीदना चाहता हूँ, एक जना बोले कि मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ, दूसरा बोले कि मैं तुम्हारी घड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो एक संग बोल दें बिना सोचे समझे, बिना जाने कि वो ये बोलने वाला है या नहीं बोलना। ऐसे ये होता है क्रॉस ऑफ़र, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है कि जब कोई ऑफर व्हेन ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाई एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ऑफर क्या होता है कि जब प्रॉमिसर ऑफर रखता है प्रॉमिसी ऑफरी के सामने, और ऑफरी जी या प्रॉमिसी जिसके सामने ऑफ़र रखा गया है ऑफरी, वो व्यक्ति उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस करने के बाद, जैसे कि ने ऑफ़र रखा बी के सामने, मैं अपनी कार 1 लाख में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? ये वाली कार मैं 1 लाख में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? अब जो बी है वो उससे बोलता है अपनी ये वाली कार मुझे 90,000 रुपये में बेच दोगे? तो वो उसके सामने वही ऑफ़र है जो उसने उसी कार के लिए बोल रहा है, लेकिन उसमें चेंजेस कर दिए कि क्या तुम इसे मुझे 90,000 में दे दोगे? उसमें चेंजेस करके जो ऑफ़री जिसके सामने ऑफ़र रखा गया था वो ही अब ऑफ़र रख रहा है उसमें चेंज करके। तो ये होता है काउंटर ऑफ़र, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफ़र। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफ़र। ये कौन सा होता है? ऑफ़र ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एक ऑफ़र जो कंटिन्यू रहता है, मतलब ओपन रहता है कि आप उसको कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको मुझे अभी आंसर देना है, कल तक आंसर देना है। जो कंटिन्यू है जब तक जिसने ऑफ़र रखा है वो उसे वापस ना ले ले। तो ऑफ़र ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ओपन है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफ़र। नेक्स्ट टॉपिक है लैप्स ऑफ एन ऑफ़र या प्रपोजल। प्रपोजल या ऑफ़र कब ख़त्म होगा, मतलब कब वो उसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। एन ऑफ़र में कम टू एंड इन एनी ऑफ द वेज। ऑफ़र जो है वो इतने मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन तरीक़ों से वो ख़त्म हो सकता है या एंड हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट इज़ बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। अगर जिसने ऑफ़र रखा है वो उसको कैंसिल कर दे, कि पहले उसने ऑफ़र रख दिया, कुछ दिन बाद उसने बोला कि मैं अब ये नहीं बेचना चाहता, तो वो कैंसिल हो जाएगा उसी टाइम। वो ऑफ़र कैंसिल मतलब अब ख़त्म, अब वो कोई भी ऑप्शन नहीं है दूसरे के सामने कि वो ख़रीदे या ना ख़रीदे। तो फर्स्ट इज़ बाय रिवोकेशन। नेक्स्ट इज़ बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम निकल जाने के बाद, कि उसने कहा था कि मुझे कल तक बता देना कि आपको ये ख़रीदना है नहीं ख़रीदना। अब वो 2 दिन उसने बोला कल तक बता देना, कल का टाइम भी निकल गया, 3-4 दिन हो गए, उसके बाद अगर वो बताता है तो वो ऑफ़र एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, मतलब ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा टाइम के बाद। नेक्स्ट इज़ बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर या ऑफरी। अगर कोई ऑफरर या ऑफरी दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है, या इंसैनिटी या मतलब मेंटली इल हो जाता है, तो वो ऑफ़र जो है वो एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिसने ऑफ़र रखा है अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो ऑफ़र एंड हो जाएगा। अगर जिसके सामने रखा है, जिसको ए ने बी से बोला क्या तुम ये ख़रीदोगे, अब बी की डेथ हो जाती है या फिर वो इनकैपेबल हो जाता है, तो बी अब ये ऑफ़र एंड हो जाएगा। अब सी इसको एक्सेप्ट नहीं करता जब तक ए उसके सामने ऑफ़र नहीं रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाय फेलर टू एक्सेप्ट कंडीशंस प्रेसिडेंट। अगर जो कंडीशन ऑफरर ने रखी थी, जो ऑफरर ने जिसने ऑफ़र रखा है उसने कुछ कंडीशन रखी थी कि आपको ये फुलफ़िल करनी होगी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, और जो ऑफरी है वो उन कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता, तो वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स ऑफ़र टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 1 लाख रुपीज़, और कंडीशन रखी थी उसने कि वाई को ना एडवांस पे 20,000 रुपये देने होंगे इतनी डेट से पहले, मतलब कल तक या परसों तक जो भी है। वाई ने ऑफ़र तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उससे एडवांस मनी नहीं सबमिट कराई, तो ये जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि आपको इतने पैसे एडवांस में जमा कराने होंगे, लेकिन उसने नहीं कराए, तो वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ बाय काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र जैसे मैंने पहले बताया था, काउंटर ऑफ़र मतलब होता है कि जब ऑफरी जिसके सामने ऑफ़र रखा गया है वो व्यक्ति अपना दूसरा ऑफ़र रख दे, उसी ऑफ़र में कुछ चेंज करके। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया
कि ए ने बी से कहा कि मैं अपनी ये वाली कार 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। बी ने फिर उस ऑफ़र को चेंज करके दूसरा ऑफ़र रख दिया कि क्या तुम मुझे ये कार 90,000 रुपये में दे दोगे। तो ये हो गया काउंटर ऑफ़र। जो पहला वाला ऑफ़र था 1 लाख वाला, वो अब ख़त्म हो गया, अब नया ऑफ़र स्टार्ट हो गया। तो बाय काउंटर ऑफ़र। नेक्स्ट इज़ बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र बाय द ऑफरी, कि ऑफरी जिसके सामने ऑफ़र रखा गया है, अगर वही उसको रिजेक्ट कर दे कि मुझे ये काम नहीं करना है या मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी, तो वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। लास्ट वन इज़ बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफ़र, कि जिसका ऑफ़र रखा गया था अगर वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है या वो कोई भी अगर लॉ ऐसा आ जाए कि वो काम अब पॉसिबल नहीं है, तो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स ऑफ दिल्ली ऑफर टू सेल हिज कार टू बाई ऑफ आगरा फॉर 1 लाख रुपीज़। दिल्ली में रहने वाला एक बंदा है जिसका नाम एक्स है, उसने ऑफ़र रखा था बाई को, जो कि आगरा में रहता है, अपनी कार को बेचने के लिए 1 लाख रुपये में। बिफोर द ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेड बाय बी, वाई के एक्सेप्ट करने से पहले ही जो कार है वो जल गई आग से। तो अब जो एक्स का जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने कार को बेचने के लिए ऑफ़र रखा था। अब कार ही जल गई तो कोई भी ऑफ़र अब नहीं बचता, तो ऑफ़र यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक प्रपोजल ऑफ़र समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक एक्सेप्टेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। थैंक यू।